Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. ओके पीपल वी वर लुकिंग एट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कल अपन पढ़ रहे थे कि भाई साहब एवोल्यूशन कैसे होता है और कैसे इसको स्टेजेस में अंजाम दिया जाता है। आज आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ठीक है? सो व्हाट डू वी मीन बाय एवोल्यूशन बाय स्टेजेस? आपका जो भी जितने भी आपके स्पीशीज़ हैं उनका एवोल्यूशन होता है बाय स्टेजेस, ठीक है? धीरे धीरे कोई, जैसे हमने कल क्या देखा, जैसे आई है हमारा, ठीक है? आई इज़ बेसिकली व्हाट, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। हम अपने आई से देख सकते हैं, वी कैन बेसिकली सी, ठीक है? वी कैन बेसिकली सी, बट ये जो आई है ये प्लैटीहेल्मिन्थस या प्लैनेरिया में सिर्फ एक फोटो रिसेप्टर होता है। आज की तारीख में कॉकरोच का आई या हमारा आई, ठीक है? हमारा आई तो कह रहे एक सिंगल आई है, लेकिन कॉकरोच का आई कंपाउंड आई है, ठीक है? ये सब डेवलपमेंट हुआ है। तो एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ओके, so it is all very well to say that very dissimilar looking structures evolve from a common ancestral design, ठीक है? so काफ़ी आपके dissimilar looking structures एक common ancestral design से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है? they are basically moving, okay? so जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, but those are guesses about what happened in history। देखिए हमारा ये पूरा जो है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट गेस वर्क। हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हमको जो एनाटॉमिकल एविडेंसेस मिले हैं, हमको जो फॉसिल्स मिले हैं, इन सब से अपन बता सकते हैं कि भाई ये हुआ था, ऐसे एवोल्यूशन हुआ है। ये सब तमाम जितने भी हमको जीव जंतु प्राणी हैं और उनका जितना भी रिमेन्स मिला है फॉसिल्स से, ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि ये इनका एक कॉमन एंसेस्टर कोई रहा होगा। कल अपन ने देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स में अपन कौन से दो मेथड से डिटरमिन करते हैं? और बहुत बढ़िया साहू महाराज, ओके, रिलेटिव मेथड क्या होता है? तो जितना नीचे से हमको मिलेगा उतना पुराना होगा स्पीशी। और एक होता है आपका कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन जो कंटेंट होता है उसका कितना पुराना है, आइसोटोप है बेसिकली कार्बन का, वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इससे अपन डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है? सो दीज आर ओनली गेसेस, ये हम सिर्फ गेस वर्क कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट ट्रैकिंग वे इन विच वी कैन गो बैक इन हिस्ट्री एंड चेक व्हाट हैज हैपेंड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है? ओके ओके ओके। So, are there any current examples of such a process? ठीक है? Wild cabbage plant is one such example, ठीक है? Cabbage plant क्या बोलते हैं इसको? गोभी, पत्ता गोभी, है ना? ठीक है? तो कैबेज प्लांट जो होता है, जो वाइल्ड कैबेज होता है, उसमें से आपके कितनी स्पीशीज, आप सबने ब्रोकोली खाया रहेगा, है ना? फ्लावर खाया रहेगा, फ्लावर मतलब जो गोभी होता है, ठीक है? और ये आपका कैबेज है, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, ठीक है? इनको अपन देखते हैं कैसे किया गया है। Evolution by stages of cabbage. Humans for more than 2000 years, ठीक है, cultivated wild cabbage as a food plants। तो humans ने भाई साहब 2000 साल से कैबेज का इसको बेसिकली कल्टीवेट किया है, क्रॉप कल्टीवेशन में किया है, ठीक है? एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाई सिलेक्शन, ठीक है? तो कैसे कैसे सिलेक्शन है भाई साहब, देखो, द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज सिलेक्टेड एंड डिफरेंट कैबेजेस वर ग्रोन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका वाइल्ड कैबेज है,
ठीक है, दिस इज वाइल्ड कैबेज, इसको भी हम खाते हैं, ठीक है, दिस इज वाइल्ड कैबेज, ठीक है। सम फार्मर्स हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन लीव्स एंड हैव ब्रेड द कैबेज वी ईट, ठीक है। तो अभी कुछ फार्मर्स ने देखा कि भाई साहब ये जो वाइल्ड कैबेज है, देखो ये कैसा आपको फूल फैला हुआ दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, तो छोटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे फैला हुआ रहेगा ये, तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा। तो कुछ फार्मर्स ने सोचा यार अपना जो है स्पेस कम है, तो क्यों ना इसको क्लोज कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्लोज वैरायटी में मिले, ठीक है। ये फैला हुआ है ना भाई साहब, इट इज़ टेकिंग मोर स्पेस, दिस इज बेसिकली ये जो फैलाव है, दिस इज टेकिंग मोर स्पेस, ऑल्दो इट इज कंज्यूम बट इट इज टेकिंग मोर स्पेस। सो सम फार्मर्स have wanted to select for very short distances between leaves and have bred the cabbage we eat। तो आज की तारीख में जो कैबेज हम खाते हैं, ये देखिए इसका, ठीक है, ये आपका ज़्यादा करके इसके पत्ते क्या हैं, सिमटे हुए हैं, ठीक है, इट विल नॉट टेक दैट ह्यूज स्पेस। ये भाई साहब पूरा फैला हुआ है, तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा। हालांकि दोनों से हमको सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स मिलता रहेगा, लेकिन फार्मर के लिए ये ज़्यादा लैंड स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ये कम स्पेस कंज्यूम कर रहा है, हेंस मोर ऑफ दिस कुड बी प्लांटेड। क्या ये समझ में आ रहा है? फार्मर तो भाई साहब अपने फायदे के बारे में सोचेगा ना, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो बात की बात है, लेकिन पहले वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वो उतना ज़्यादा पैसा उसको आएगा, ठीक है। सो दे स्टार्टेड ब्रीडिंग दिस वन, ठीक है, ये इन्होंने ब्रीडिंग इसकी चालू कर दी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। और इसका एवोल्यूशन होता गया, तो ये डाई आउट होता गया। सम हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट एंड हैव ब्रेड ब्रोकोली। तो फ्लावर डेवलपमेंट को अरेस्ट किया और ब्रोकोली, जैसे आप देखोगे जो गोभी होता है वाइट वाला, वो काफ़ी फैला हुआ होता है, ब्रोकोली देखा रहेगा आप सिमटा हुआ होता है, ग्रीन कलर का जो होता है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली ब्रोकोली को इन्होंने भाई साहब प्लांट करना चालू किया, दिस इज़ ब्रोकोली। ये ब्रोकोली को अगर आप देखोगे उतना फैला हुआ नहीं होता है ये, ठीक है। अगेन रीज़न क्या है भाई साहब, हमको कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो दे हैव प्लांटेड ब्रोकोली। ओके। सम हैव ब्रेड फॉर स्टेराइल फ्लावर्स एंड मेड कॉलीफ्लावर। स्टेराइल फ्लावर्स मतलब समझते हैं, व्हाट इज स्टेराइल फ्लावर, एनीवन? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये गोभी, ये ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर अगर आप घर पे लाते हो, आप सबने लाया रहेगा, खाया रहेगा, कौन जल्दी सड़ जाएगा? सड़ जाएगा मतलब अभी आपने मतलब ये नहीं किया है, उसको पकाया नहीं है, सिर्फ आके घर पे रख दिया है, कौन जल्दी सड़ने लगेगा? हाँ नहीं, ये सड़ने लगेगा, ठीक है। दिस विल, इस सड़ने लगेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये येलो येलो हो जाएगा, देखो दिस विल स्टार्ट गेटिंग येलो, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेराइल फ्लावर नहीं है। स्टेराइल फ्लावर मतलब इसका पॉलिनेशन हो सकता है, कॉलीफ्लावर एक स्टेराइल फ्लावर है, उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, वो एंड प्रोडक्ट है, उससे कोई और फ्लावर या कोई बीज का उद्भव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका होगा, ये ब्लू सीड्स बना आपका धीरे धीरे येलोइश होता जाएगा और फिर सीड्स बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो कॉलीफ्लावर इज हेंस नोन एज अ स्टेराइल फ्लावर। स्टेराइल मतलब जिससे हम पॉलिनेशन नहीं कर सकते, जिससे हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इट इज अ स्टेराइल फ्लावर, ठीक है, स्टेराइल फ्लावर। तो आपका भाई साहब ये हो गया कॉलीफ्लावर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो एक ही चीज से देखो, पहले आपका था वाइल्ड कैबेज, फिर हो गया कैबेज, फिर हो गया ब्रोकोली, फिर हो गया भाई साहब आपका कॉलीफ्लावर। ऑल दीज आर ऑफ द सेम स्पीशीज, सब के सब भाई साहब एक ही स्पीशी के हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन? तो फार्मर्स, अभी देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलराबी। ये खाया है किसी ने भाई साहब? ठीक है, कोलराबी बोलते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, आप अगर वेस्ट बंगाल वगैरह में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हुआ रहता है, और क्योंकि इसका स्पेस बहुत कम लगता है, वेरी लिटिल स्पेस इज रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट एज कॉलीफ्लावर आता है इसका, ठीक है। तो ये भी एक वैरायटी हो गया, दिस इज बेसिकली कोलराबी, ठीक है। ओके, सम हैव सिंपली लुक फॉर स्लाइटली लार्जर लीव्स एंड कम विद अ लीफी वेजिटेबल कॉल्ड केल, ठीक है। ये आपका भाई साहब लीफी वेजिटेबल हो गया, ये केल, दिस इज नोन एज केल। ये सब जो हैं एक ही वैरायटी के हैं, एक वाइल्ड कैबेज से ही फार्मर्स लोगों ने इतने सालों तक जो किया है, एक वाइल्ड कैबेज के लिए फार्मर्स लोगों ने इतने सालों तक जो उत्पादन किया है, उसी सबके ये वैरायटीज हैं। Are we clear to this one, people? ठीक है, so we can say that all these structures are descended from the same ancestor. तुम यहाँ भी सो रहे हैं, ठीक है, all these have descended from the same ancestors. Are we clear on this one, people? ठीक है, तो ये सब के सब क्या हुए हैं, all have descended from the same ancestor. Clear है? Okay. यहाँ पे तो आपने फार्मर्स को देखा, ठीक है, कि कैसे अपनी उत्पादन को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट शेप एंड साइज दिया है और उससे वो कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे वी हैव हॉर्सेस, ठीक है,
हॉर्सेस होता है, ठीक है। देन वी हैव डोंकीज। दोनों ने देखा है भाई साहब ये क्या कर सकते हैं। हॉर्सेस बेसिकली बहुत फास्ट मूव करते हैं, लेकिन इनका भाई साहब मेंटेनेंस बहुत हाई है। इनको चारा भी खिलाना पड़ता है और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो एक लात मारेंगे भाई साहब, आप सीधा वाशी पहुंच जाएंगे, है ना। सो इनको मेंटेन करना भाई साहब बहुत मुश्किल है, ठीक है। इनको बहुत ट्रेंड जो इंडिविजुअल होगा वही मेंटेन कर सकता है। गधे को भाई साहब गधा भी चला सकता है ना। तो डोंकीज दे कैन बेसिकली बेयर वेट एंड दे कैन बी मूव, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इनका स्पीड नहीं है, ठीक है। ओके, अभी जो पहाड़ों पे रहते हैं हिल टॉप्स में, ठीक है, तो उनको पब्लिक को ऊपर ले जाने के लिए अक्सर कच्चे रास्ते मिलते हैं और इन कच्चे रास्तों पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो आपको या तो घोड़ा या तो गधे के ऊपर लोगों को बैठा कर लेके जाना पड़ेगा। गधे के ऊपर कौन बैठेगा भाई साहब, कोई नहीं बैठेगा, है ना। क्या मैं गधे की सवारी करूं, ठीक है। तो अभी जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके पास क्या ऑप्शन रहता है कि या तो भाई साहब हॉर्सेस लाओ, और हॉर्सेस का मेंटेनेंस ज़्यादा है और प्लस पहाड़ी एरिया में और ज़्यादा मेंटेनेंस है, ठीक है। उनके चारा का बंदोबस्त करो भाई साहब, उनके स्टेबल का बंदोबस्त करो, ये सब तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, हॉर्सेस और डोंकीज़ का ब्रीडिंग करा दिया, ठीक है। इनका ब्रीडिंग कराया तो एक एनिमल पैदा हुआ जिसको अपन बोलते हैं म्यूल, ठीक है। ये जो म्यूल है इसका हिंदी नाम है खच्चड़, हमको मालूम नहीं आप मराठी में इसको क्या बोलते हैं। दिखता है ये हॉर्स की तरह ही दिखता है, लेकिन हॉर्स की तरह उतना फास्ट मूव नहीं करता है। ब्राउन कलर स्किन है इसका भी, हॉर्स की तरह ही दिखता है ये, लेकिन हॉर्स की तरह लंबा चौड़ा या मस्कुलर नहीं होता है ये, थोड़ा सा मतलब गधे की तरह और थोड़ा सा भाई साहब हॉर्स की तरह, इसको खच्चर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्टेराइल स्पीशी है। मतलब क्या है भाई साहब, इसका खुद का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो जितने भी खच्चर पैदा होंगे वो हॉर्सेस और डोंकीज़ के इंटरब्रीडिंग से ही पैदा होंगे, ठीक है। पहाड़ी एरियो में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दे आर नोन एज म्यूल्स, ठीक है। इनका स्पीड डोंकीज से थोड़ा ज़्यादा होता है और इनका जो स्किन कलर है वो हॉर्स की तरह होता है। सो दे आर ऑल्सो स्टेराइल स्पीशीज, जस्ट एज कॉलीफ्लावर इज बेसिकली अ स्टेराइल स्पीशी. Similarly, a mule is a sterile species. It has been indigenously developed for transport by humans. ठीक है, इसको humans ने डेवलप किया है, ठीक है। ऑल द प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन हॉर्सेस और डोंकीज का इंटरब्रीडिंग कराकर ये स्टेराइल स्पीशी इन्होंने उत्पादन किया है, ठीक है। जस्ट एज कॉलीफ्लावर्स आर स्टेराइल स्पीशीज. स्टेराइल मतलब जो आगे चल के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिसका रिप्रोडक्शन में कोई लेन देन नहीं है. फ्लावर्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। सारा जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू फ्लावर्स. तो कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है बट इट इज अ स्टेराइल फ्लावर, ठीक है. इट हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. Pisces is a successful aquatic adaptation, so we can see many fishes living in the sea. हमने देखा है भाई साहब काफ़ी सारे फिशेज हैं जो सी में रहते हैं, बट ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड सम फिशेज स्टार्टेड इवॉल्विंग टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लाइक लंग फिश, ठीक है. ये भाई साहब आपका एक फिश है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंग फिश, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस लंग फिश बेसिकली, ठीक है. ये जो लंग फिश है is not a successful adaptation, ठीक है. But due to change in environment, some fishes started evolving to form an intermediate structure called the lungfish. ये lungfish भाई साहब होता कैसा है, अरे ओके बच्चा पार्टी, वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपका एवोल्यूशन एंड इट्स प्रोग्रेस की बात करेंगे अपन, ठीक है. एवोल्यूशन कैसे कैसे होता गया और कैसे कैसे भाई साहब उसमें प्रोग्रेस होता गया. How progress actually happened in evolution. It is not true that human beings have evolved from chimpanzees. ऐसा true नहीं है, ठीक है. It is not true that human beings have evolved from chimpanzees, ठीक है. Rather, both human beings and chimpanzees have a common ancestor for a long time ago. देखो ऐसा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन चिंपैंजीज से हुआ है, तो अभी भी हमको चिंपैंजीज क्यों दिख रहे हैं, है ना. वो तो सब ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो गए होते. ह्यूमन बींग्स अगर चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं, ये जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें सोच कर देखो ना यार कि अगर चिंपैंजीज अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है. सो इट इज नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज. ये गलत है कि ह्यूमन बींग्स आपके चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रादर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंजीज हैव अ कॉमन एंसेस्टर अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है. ह्यूमन बींग्स और चिंपैंजीज का कोई कॉमन एंसेस्टर है लॉन्ग टाइम अगो. मतलब कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या होता है, जो एक से ही बने, इसीलिए दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में.
क्या ये समझ में आ रहा है? जनरली हम बोलते हैं कि भाई साहब ह्यूमन बींग्स चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो चिंपैंजीज कैसे आज की तारीख में एग्जिस्ट कर सकते हैं? दे शुडंट बी एग्जिस्टिंग एट ऑल, दे शुड ऑल हैव कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन बींग्स, बट दे आर एग्जिस्टिंग को-पैरेलली विद ह्यूमन बींग्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे चिंपैंजीज भी इवॉल्व हुए हैं और भाई साहब ह्यूमन बींग्स भी इवॉल्व हुए हैं। सो देयर मस्ट हैव बीन अ कॉमन एंसेस्टर थ्रू विच बोथ हैव इवॉल्व। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसीलिए आज की तारीख में दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ आर को एग्जिस्टिंग। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नीदर ह्यूमन नॉर और चिंपैंजी। ना ही भाई साहब ह्यूमन था और ना ही चिंपैंजी था, इसमें एवोल्यूशन हुआ है। जैसे आपने देखा कि भाई साहब एवोल्यूशन कैसे होता है कि किसी एक चीज का डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल में होने लगता है, ठीक है, एक चीज का डेवलपमेंट, और साथ ही साथ बाकी की जो बेकार की चीजें हैं वो संकुचित होने लगती हैं। जैसे अगर हम बोले कि भाई हाथी का कान देखो ये लंबा सा, ठीक है, और हमारा कान देखो इन्नू टुन्नू सा, ठीक है, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ये भी जरूरत नहीं है, और हाथी का जितना बड़ा कान है वो भी जरूरत नहीं है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है? वो एवोल्यूशन हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। प्लेनेरिया या प्लैटीहेलमिंथिस जो जीव है उसमें आंखें जो है तो एक स्पॉट की तरह है, ठीक है, आंखों का काम करती नहीं है वो, ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और कंपाउंडाइज होता गया हमारी तरह, ठीक है। तो आप देखोगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग तरह से इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नीड टू कंज्यूम रॉ फूड बिकॉज ऑफ विच हमारा क्या हो गया? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स छोटा होता गया, ठीक है, छोटा होता गया। So it has been basically reduced to a very tiny size, ठीक है। We do not consume raw food anymore. एक टाइम था जब हम रॉ फूड कंज्यूम करते थे तो हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स was larger in size, but since it is not required anymore, it has reduced in size, ठीक है। हमारे बॉडी में वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है और प्राइमरली ये यूज होता था कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में, जो आज की तारीख में जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो आप देखोगे कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, कौन था ये हमको नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन इससे भाई साहब इस तरह की सारी चीजें इवॉल्व हुई है। ह्यूमन बीइंग्स, चिंपैंजीज, ये सब इससे इवॉल्व हुए। देयर मस्ट हैव बीन अ कॉमन एंसेस्टर, और इसीलिए आज की तारीख में चिंपैंजीज और ह्यूमंस को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ मिथ और रैदर अ मिसकंसेप्शन टू से दैट चिंपैंजीज से ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, ओके। The two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the current forms. तो चिंपैंजीज का भी अलग से एवोल्यूशन हुआ रहेगा और ह्यूमन बीइंग्स का भी अलग से एवोल्यूशन हुआ रहेगा। आज की तारीख में जो ह्यूमन बीइंग है इसका अलग से एवोल्यूशन हुआ रहेगा, तब जाकर आज का इसका करंट फॉर्मेट है, ठीक है, ओके। सो दे हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, हेंस वी कैन सी देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। तो अगर आप देखोगे कोई प्रोग्रेस नहीं है आइडिया ऑफ एवोल्यूशन में। मतलब रियल प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? तरक्की हुई मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है ना। इट हैज बीन इवॉल्विंग, कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है। देयर हैज बीन नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। हाँ भाई साहब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं, ये इवॉल्व होता ही रहेगा, ये चेंज होता ही रहेगा। हो सकता है आज से 300 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेट कुछ और हो जाए। इट माइट नॉट बी एग्जिस्टिंग इन द same body shape or size that you have today. Maybe it would have evolved in a different way altogether, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो इवॉल्व होंगी, ओके। एवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। तो आपका जो एनवायरमेंट है वो सिलेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट इज सिलेक्टिंग ऑल दी स्पीशीज। सारे स्पीशीज को कौन सिलेक्ट कर रहा है भाई साहब? एनवायरमेंट, ठीक है। इसको अगर लुप्त हो गया तो एनवायरमेंट में इसको लात मार दिया है, मतलब एनवायरमेंट को ये नहीं चाहिए था। चलो निकलो भाई साहब, तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक है। सो इट वाज नॉट देयर। ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर बेसिकली नॉट फिट फॉर सर्वाइवल, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन एनवायरमेंट हैज गॉटन रिड ऑफ देम। सो एवोल्यूशन इज सिंपली जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। तो एनवायरमेंट जो है तो सिलेक्ट करता है। द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन एवोल्यूशन सीम्स टू बी दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस हैव इमर्ज्ड ओवर टाइम। तो आपका सिंपल हम मानते हैं कि भाई साहब एक अमोइबा था एक सेल का और उससे सब निकले हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। तो आज की तारीख में जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्मेट्स हैं, चाहे जेलीफिश हो भाई साहब, चाहे आउल हो, चाहे भाई साहब राइनो हो या पोलर बियर हो या कैक्टस हो, all these have actually evolved and changed over a period of time through one cell and they have become
अ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, ठीक है। इट इज नॉट एज इफ द ओल्डर डिजाइंस आर इनएफिशिएंट, मेनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर डिजाइन स्टिल सर्वाइव। आप देखोगे जब बायोलॉजी पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो आप किसी स्पीशीज के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा प्रिमिटिव, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो प्रिमिटिव हैं बहुत सालों से, या बहुत मतलब उनमें कोई एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। जैसे अमोइबा एक प्रिमिटिव स्पीशी है, ठीक है, बहुत पुरातन स्पीशी है, उसमें कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। सो मेनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपल डिजाइंस स्टिल सर्वाइव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिजाइंस हैं, ये ओल्डर डिजाइंस हैं जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। इट इज नॉट एज इफ द ओल्डर डिजाइंस आर इनएफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि भाई साहब ओल्डर डिजाइंस इनएफिशिएंट हो गए या खारिज हो गए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ओल्डर डिजाइंस ऑफ लाइफ आर स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है, ओके। In fact, one of the simplest life forms, bacteria, inhabit the most inhospitable habitats like hot springs, ठीक है, deep sea thermal vents, ice in Antarctica, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ऐसे जगहों पे रह सकता है जहां पे हम और आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसका भाई साहब अगर आप देखोगे हॉट स्प्रिंग्स, इसका यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर डीप सी थर्मल वेंट्स होते हैं, सी के अंदर थर्मल वेंट्स होते हैं, आइस इन एंटार्क्टिका, ठीक है। इन सब जगहों पे भाई साहब इनका सर्वाइवल लगभग नामुमकिन है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स, बैक्टीरिया, इनहैबिट द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स, जो मतलब एकदम नामुमकिन है यहाँ पे सर्वाइव करना, ठीक है। इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी थर्मल वेंट्स एंड आइस इन एंटार्क्टिका। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन। ये भाई साहब पिनेकल नहीं है एवोल्यूशन के, मतलब ओ वाओ ये ह्यूमन बीइंग ही भाई साहब सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर्वश्रेष्ठ होता तो भाई साहब आप हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते थे, आप एंटार्क्टिका की बर्फ में सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स माइट बी मोस्ट इंटेलिजेंट बट नॉट द मोस्ट अडेप्टिव। एक सिंपल सा बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए आज की तारीख में साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है भाई साहब प्लैनेट्स में, दूसरे प्लैनेट्स में ऑक्सीजन ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ भी ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हमको मिले हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब ह्यूमन बींग्स ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की भी लिमिटेशंस हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीकों से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, ओके। So other species in the teeming spectrum of evolving life. Eleven है ना? ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन का देख लेते हैं भाई साहब। द सेम टूल्स फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, एक्सकवेटिंग, टाइम डेटिंग, स्टडिंग फॉसिल्स, ठीक है, एज वेल एज डिटर्मिनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस। यही सेम चीजें जो हम पहले, एक्सकवेटिंग मतलब क्या है, मतलब जमीन के नीचे जाना, ठीक है। आज की तारीख में हम कैसे बोल रहे हैं कि ह्यूमंस के ऐसे इतने सारे स्पीशीज एग्जिस्ट करते थे, तो वन थिंग इज बाई एक्सकवेटिंग, जमीन के नीचे 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 जाते रहना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सकवेटिंग, ठीक है। देन टाइम डेटिंग विच इज कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड, एंड स्टडिंग फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स मतलब जो आपके रॉक्स में इम्प्रिंट्स आए हैं या अलग अलग जगहों पे जो सैंपल्स हमको मिले हैं, सो दीज आर फॉसिल्स। सो वही सेम चीज़ें हैं, देखो जिस तरह से हम दूसरे स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं, एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग और स्टडिंग फॉसिल्स का इस्तेमाल करते हुए, लगभग वही चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम ह्यूमन स्पीशीज़ या ह्यूमन एवोल्यूशन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। As well as determining DNA sequences have been used for studying human evolution. There is a great diversity of human forms and features across the planet. हमको भाई साहब पूरे प्लानट में अलग अलग फीचर्स एंड फॉर्म्स में ह्यूमन बींग्स मिलते हैं, चाइनीज़, रशियन, ठीक है भाई साहब, इंडियन, यूरोपियन, ऑल अमेरिकन। इन सब के बॉडी के स्किन के कलर, बॉडी के बोन डेंसिटीज, हाइट, ठीक है, लेंथ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, ओके। सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स। तो ह्यूमन फॉर्म्स में भी काफ़ी सारा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है अक्रॉस द प्लैनेट ऑफ अर्थ, ठीक है, ओके। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट।
in terms of skin color, in terms of blood group, in terms of bone density, in terms of height and body of people. So we see a great diversity of human forms and features across the planet. ठीक है, so पूरे planet में ऐसा diversity हमको देखने को मिलता है, so much so that for a long time people used to talk about human races. ठीक है, तो मतलब बहुत सालों तक, अभी भी बहुत करते हैं भाई साहब, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है. पीपल टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस. जैसे भाई साहब हिटलर और हिटलर की नाजी आर्मी ने बोला था कि ओनली आर्यन रेस शुड सर्वाइव, रेस्ट ऑफ ऑल द पीपल शुड बी एक्चुअली किल्ड. ठीक है, सो पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस. रेसिज्म होता था, अभी भी है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन रेसेस हैं. ठीक है, ओके. स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द सो कॉल्ड रेसेस. ज़्यादा करके हम डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे करते थे? स्किन कलर पे. वेस्टर्न कंट्रीज में स्किन कलर का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, तो इंडिया में जैसे आपका कास्ट का या रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. ठीक है, सो ये स्किन कलर भी हमारा क्या है? हेरिडिटरी है. दिस इज ऑल्सो हेरिडिटरी. ठीक है, मैंने शायद शुरुआती तौर पे आपको बताया था कि कैसे डार्क और कैसे वेरी फेयर और कैसे वैसा फेयर स्किन होता है. ठीक है, कैसे मेलेनिन कंटेंट बेसिकली वेरी करता है. सम वेयर कॉल्ड येलो, सम ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन. हैव दीज डिफरेंट ग्रुप्स इवॉल्व डिफरेंटली. क्या इनका डिफरेंट एवोल्यूशन हुआ है? हैव दीज डिफरेंट ग्रुप्स इवॉल्व डिफरेंटली? ओवर रिसेंट ईयर्स द एविडेंस हैज बिकम वेरी क्लियर. द आंसर इज दैट देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन ऑफ ह्यूमन रेसेस. ठीक है, कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है ह्यूमन रेसेस के लिए, कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है. हाँ, जेनेटिक इन्फ्लुएंस हुआ है, जीन्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन रेसिज्म बोल के कुछ नहीं है. ठीक है, ओके. ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज. नॉट ओनली दैट, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट few thousand years, we all come from Africa. अगर देखा जाए तो हम सब के सब भाई साहब ये अफ्रीका से आए हुए हैं. Everybody has basically come from Africa. ठीक है, अफ्रीका was the main land. तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के लोग क्या होते हैं? दे बेसिकली नीग्रोस. ठीक है, तो हम सब वही हैं. हमारा स्किन का कलर आज थोड़ा सा शायद वाइट हो गया होगा या थोड़ा सा फेयर हो गया होगा, बट वी ऑल बिलोंग टू अफ्रीका. जिस कंट्री को स्किन कलर के हिसाब से हम शायद सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करें, उसी कंट्री के ओरिजिन है हम सब के सब. ऐसा हिस्ट्री में पाया जाता है. ठीक है, नॉट ओनली दैट, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स, हम चाहे अमेरिका के वासी हों, चाहे भाई साहब रशिया के वासी हों या ऑस्ट्रेलिया के, और भले ही हम इतराते हों अपने स्किन कलर पे, और भले ही हम ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करते हों, लेकिन हकीकत यही है कि हम सब के सब अफ्रीका से ही उपजे हैं. ठीक है, विच इज़ बेसिकली द सेंटर फॉर स्किन कलर विच इज़ डार्क. ठीक है, सो दैट इज there, we all have emerged from Africa. ठीक है, so the earliest members, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि earliest members of the human species Homo sapiens can be traced there. तो Homo sapiens जो है वहाँ से trace out होते हैं, earliest members of human species. आपको बहुत हंसी आ रही है, I don't know why. some comedy चल रहा है यहाँ पे, नहीं ना? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब ह्यूमन स्पीशीज का जो एवोल्यूशन है दैट इज होमो सेपियंस. होमो सेपियंस आर ऑल इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका. ठीक है, ओके. While the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia, East Asia. ये सब में भाई साहब ये फैल गए. ठीक है, ह्यूमंस जो है सबसे ज़्यादा जल्दी फैले बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. ये भाई साहब पहले मूव पे थे. आज की तारीख में जैसे आप सेटल डाउन होते हैं, उस टाइम पे लोग इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, बेटर क्लाइमेट ऐसा कॉन्स्टेंटली मूव करते थे. और ऐसे ही भाई साहब अफ्रीका से पूरे चितर बितर फैल गई है. ठीक है, दैट्स हाउ दे हैव बेसिकली इवॉल्व्ड. ओके, सो इन ऑल दे ट्रैवल डाउन द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. इंडोनेशिया और फिलीपींस तक पहुंच गया भाई साहब. ठीक है, देन दे ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम फिलीपींस. ठीक है भाई साहब, फिलीपींस से ये ऑस्ट्रेलिया पे ट्रैवल हुए. ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा करके आप देखोगे ना, जैसे इन सब कॉन्टिनेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑलमोस्ट 75% जो लैंड एरिया है वो अनऑक्यूपाइड है. वहाँ पे मतलब अभी तक हम घर नहीं बना पाए हैं. ठीक है, वहाँ का लैंडस्केप कुछ ऐसा ही है. तो यहाँ पे क्या था, पहले सब आइलैंडर्स लोग आते थे और कैसा भी करके बस जाते थे. तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बसने लगे. ठीक है, दैट्स हाउ दे एक्चुअली केम. सो देन दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिका. ठीक है, आपका भाई साहब अमेरिका में पहुँचे. ठीक है, सो आपका इस तरह से
They went towards and backwards with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa. तो ये भाई साहब जैसे जानवर लोग मूव करते रहते वैसे भी ये भी उस टाइम पे मूव करते रहते, क्योंकि इनका कोई परमानेंट घर तो उस टाइम पे था नहीं, ठीक है. दैट्स हाउ दे मूव. सो दे स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट्स. Like all other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution and were trying to live their life the best they could. हमारा evolution ज़्यादा करके भाई साहब accidental है. It is primarily accidental. इस चीज़ को समझिए, ठीक है. Accidental क्यों बोल रहे हैं? Because evolution के जितने भी aspects हैं mostly they are by accident. ऐसे ही हो गया है ये, ठीक है, कि मतलब हमको भी नहीं मालूम क्यों ऐसा हुआ. हमको भी ये करेक्टली नहीं मालूम है कि एक सफ़ेद इंसान से भाई साहब एक काला इंसान कैसे पैदा हुआ, ठीक है, या एक चिंपैंजी से भाई साहब एक इंसान में कैसे परिवर्तन आया, या स्किन कोड जो पूरा हेयर ही था, एक बंदर का जैसे स्किन होता है, उससे हमारा स्किन कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, या एक बंदर का ब्लड ग्रुप से हमारा ब्लड ग्रुप किस तरह से चेंज हुआ, उसके फीचर से हमारे फीचर्स कैसे चेंज हुए, पूंछ कहाँ गायब हो गई, ठीक है. इन सब चीज़ों के आंसर्स हमारे पास नहीं है, बट वी कैन से दैट एवरीथिंग इज प्रीटी मच एक्सीडेंटल. ये एक एक्सीडेंटल है, ठीक है, एक्सीडेंटल फिनोमिना है, ठीक है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन पीपल, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में. इज देयर एनीथिंग इन दिस चैप्टर दैट बॉदर्स यू और इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और नॉट अंडरस्टूड सो फार? कोई भी क्वेश्चंस हैं? एनी डाउट सो फार? हाँ, कुछ भी नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर भाई साहब. कल एग्जाम पे बैठेंगे और 40 आउट ऑफ 40, है ना. है कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई डाउट है? मेंडल के फीचर्स कैसे आते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो आपका देखिए मेंडल का जो थियरी है और मेंडल के जो कॉम्बिनेशंस हैं उस पर क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं. दे विल बी फॉर्म, वो होगा ही होगा, ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है, वो होगा ही होगा आपका. और इसको छोड़कर कोई डाउट, एनीथिंग? मेंडल पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे. एनी डाउट्स पीपल? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब.